जय हिंद। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा, पवन, वायुदाब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा होता क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये आसान इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। और पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या इंसान हो, चाहे जानवर हो, उन सब के लिए ये सौर ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा जो निकलती है उसका केवल 2 अरबवां भाग में से एक भाग, यानी आधा अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर 1 अरब प्रकाशों से निकल रहा है तो उसका आधा भाग, उसके अरबवें हिस्से का आधा भाग ही प्राप्त हो पाता है। ठीक है। पृथ्वी पर धरातल से उत्सर्जित इस ऊर्जा का औसतन 1.94 ग्राम कैलोरी पर मिनट पर वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त होता है। यानी 1 मिनट 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1.94 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है धरती पर। इसी को सौर उष्मांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है उसमें 3 तरह की किरणें होती है। एक पराबैंगनी, एक दृश्य प्रकाश, एक अवरक्त। तो पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज करीब 9% होती है। दृश्य प्रकाश किरणें 41% होती है। और जो 50% है वो इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें होती हैं। ध्यान देखेंगे कि रिमोट जो होता है टीवी का, टीवी में हम यूज करते हैं रिमोट, उसमें अवरक्त किरणें का प्रयोग करते हैं, यानी इंफ्रारेड किरणें का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं सूर्य ताप एवं तापमान। देखिए, सूर्य ताप क्या होता है। देखिए, ऊष्मा का संचालन 3 तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी संचालन, संवहन और विकिरण। संचालन जो है यानी कंडक्शन केवल ठोस में होता है। संवहन द्रव और गैस में होता है। लेकिन जहां निर्वात हो, अर्थात जहां कुछ भी हवा भी नहीं हो, वहां पर होता है विकिरण से। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, उसका प्रक्रिया है सौर विकिरण। और इसका बहुत कम भाग ही धरती पर पहुंच पाता है, लेकिन यह भी पृथ्वी पर काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सूर्य तो ऊष्मा देती ही है, पृथ्वी भी ऊष्मा छोड़ती है। अब जब जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद धूप होती है, तो कहीं अगर जाएंगे बाहर तो लगेगा क्या धरती से कुछ गर्मी निकल रहा है। उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। धरती से निकलती किरण उसे पार्थिव विकिरण, इसका भूताप ये भी कहते हैं, जियोथर्मल भी इसे कहा जाता है। तो सूर्य का तापमान और पृथ्वी का विकिरण, इन दोनों को कहते हैं ऊष्मा बजट। ठीक है। अगर हम मान ले कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर 100 इकाई तापमान आ रहा हो सूर्य का, तो उसमें से 35 इकाई तापमान वहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे कहते हैं एल्बिडो। ठीक है। तो जो जितना वाइट होता है या जो जितना चमकीला होता है, उसका एल्बिडो उतना अधिक होता है। ताजा बर्फ यानी हिमालय का, अंटार्कटिका का बर्फ पिघलता नहीं। कारण यही है कि वो ताजा बर्फ है, वाइट है, चमकीला है, और उसको जो शक्ति है अल्बिडो की सबसे अधिक है। मतलब 70% तक वो उष्मा को परावर्तित कर देता है, इस कारण से पिघलता नहीं है। वहीं पक्की सड़क जो काले पिच से बना होता है, वह 5 से 10% ही रिफ्लेक्ट कर पाती है। इस कारण से वह जब धूप पड़ता है तो काफी हीट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। अब देखिए, वायुमंडल का तापमान। तापमान मापते किससे हैं? तो हम मापते हैं थर्मोमीटर से। 3 टाइप के होते हैं थर्मोमीटर। एक डॉक्टरी, जो कि हम बॉडी के टेम्परेचर मापने करते हैं, उसमें तापमान न्यूनतम 35 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है जिसका प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, उसमें क्या होता है कि -10 से लेकर के 100 से ऊपर तक इसमें अंक मापी लिखा होता है। एक होता है न्यूनतम अधिकतम तापमान भी। ठीक है, न्यूनतम अधिकतम, इसमें क्या होता है कि एक ही मीटर में दो दो स्केल होते हैं, एक दिखाता है मैक्सिमम, एक दिखाता है मिनिमम। तो दिन रात के तापमान को मापने के लिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे दिन का सबसे ठंडा समय और सबसे गर्म समय दिखाता है। इसे कहते हैं दैनिक तापांतर, ताप का अंतर यानी तापांतर। उसी प्रकार वर्ष में सबसे ठंडा दिन और सबसे गर्म दिन, इसके कहते हैं वार्षिक तापांतर। अब कुछ देखे चीज हम भूमध्य रेखा के पास की बात करें तो यही इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, अर्थात यहाँ साल भर गर्मी रहती है। मतलब साल भर तापमान कभी यहाँ 0 से नीचे नहीं आता है।
लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तापमान घटता जाता है। ये अगर पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ तापमान हमेशा हमेशा 10 से ऊपर रहेगा, उससे कम कभी नहीं होगा। लेकिन ऊपर जैसे जाएंगे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, जैसे आएंगे ध्रुव की ओर तापमान घटता जाता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री अक्षांश दोनों ओर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती है, अर्थात तापांतर भी नगण्य होता है। मतलब ये पृथ्वी अगर है तो ये है आपका 0 डिग्री, इसके आसपास हो गया 10 डिग्री, यानी इन क्षेत्रों में तापमान का अंतर काफी कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग यहाँ साल भर सीधी ही पड़ती है। हम समुद्र की बात करें, भारत का मैप हो गया, इसके आसपास जो शहर है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके आसपास जो शहर होंगे, मुंबई हो, गोवा हो, कोचीन हो, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, इन सब में तापमान का अंतर कम होता है, क्योंकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण उसमें तापमान में अंतर नहीं आता है। अब देखिए, पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 27 साउथ, 66 नॉर्थ, 66 साउथ, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। तो उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? 23.5 उत्तर से 27 दक्षिण, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को इलाके को कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि तापमान कभी यहाँ हिमांक मतलब 0 से नीचे नहीं आता है, अर्थात यहाँ बर्फ नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं तो हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ है तो मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये जो भाग हो गया आपका, ये वाला भाग, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि शीत की अवस्था पाई जाती है और उष्ण की अवस्था ही पाई जाती है। मतलब ये कि साल के कुछ महीने काफी गर्म होते हैं, कुछ महीने काफी ठंडा होता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। हम भारत में उत्तर प्रदेश के ऊपर के हिस्से की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात नहीं, राजस्थान हो गया, उसके अलावा कश्मीर हो गया, पंजाब, इन सब क्षेत्रों को इसमें शामिल कर सकते हैं शीतोष्ण में। उसके ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा शीत कटिबंध। 66 साउथ से नॉर्थ की बात करते और ये पोल तक आ जाएगा। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। अक्सर होता क्या है कि जब सूर्य इधर आ जाता है तो तापमान यहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो यहाँ रात हो जाएगा, यहाँ दिन रहेगा कंप्लीटली। जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो तापमान यहाँ पूरा पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पूरा दिन रहेगा, यहाँ रात रहेगा पूरा। इसलिए ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं। आगे बात करते हैं समताप रेखाएं। पृथ्वी पर एक समान तापमान, जैसे मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा है, इसमें स्थित सभी देशों का तापमान लगभग समान होगा, तो पूरब से पश्चिम जो दिशा रेखा खींची जाएगी उसमें एक समान तापमान वाली रेखा जो मिलाएगी उसी को समताप या आइसोथर्म कहते हैं। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में विशाल स्थलीय भूखंड शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान का स्थल होता है। मतलब यहाँ पर अगर नदियाँ बहती भी सब जम जाता है, झील है तो झील सब जम जाता है, मतलब तापमान हिमांक से नीचे हो जाता है और सब कुछ जम जाता है। बात करें भूमध्य रेखा में तो जनवरी से जुलाई के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पे, क्योंकि वहां पर सूर्य जनवरी में हो चाहे जुलाई में हो लगभग सीधा पड़ता है, इस कारण से तापमान का अंतर काफी कम होता है। उच्च भूभाग उनके समीप वाले स्थान निम्न भूभाग से ठंडे होते हैं। मतलब अगर कोई पहाड़ है तो उसका ऊंचा भाग जो क्या होगा ठंडा होगा, नीचा भाग गर्म रहेगा। हिमालय का एग्जाम्पल लेते हैं, हिमालय के ऊपरी भाग ठंडे होते हैं, निचले वाले गर्म होते हैं। अब देखिए ताप का ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अगर हम क्षोभ मंडल में जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। अगर हम इसको व्यक्त करें मीटर में तो 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे धरती से, सतह से, तो 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है। तो ये इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब सामान्य पतन दर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रति 32 मीटर धरती की सतह के नीचे जाएं तो तापमान 1 डिग्री बढ़ेगा। ऊपर 165 जाएंगे तो घटेगा, नीचे 32 मीटर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, धरती के तापमान बढ़ता है। अब बात करते हैं वायुदाब का। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु के दबाव को वायुदाब कहते हैं। ये हो गया भौतिकी का परिभाषा,
ठीक है। तो स्थल या सागर पर प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो दाब डालती है, भार डालती है, उसी को वायु दाब कहते हैं। इसे मापते हैं बैरोमीटर यंत्र से, ठीक है। अब देखिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर बोलने के मतलब 1 सेंटीमीटर पूरब से पश्चिम, 1 सेंटीमीटर इधर, यानी हर तरफ 1 सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में वायु 2.7 kg दाब डालती है, जो अगर बैरोमीटर पर मापेंगे तो 76 सेंटीमीटर या 29.9 इंच या 760 mm के इक्वल होता है। वायुदाब मापने के लिए एक स्वयं लेखी यंत्र होता है, इस यंत्र को कहते हैं बैरोग्राफ, ठीक है। इस बैरोग्राफ में अगर जो तापमान मापी का ये अंक है, अगर एकाएक नीचे गिर रहा है तो ये आंधी तूफान आने का संकेत देता है। अगर कहीं बैरोमीटर लगा हो, अगर चेक कर रहे हैं, उसमें ये मापने वाला अंक एकाएक गिर रहा है, ये संकेत होता है कि आंधी तूफान आ सकता है। अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है तो वो वर्षा आने का संकेत देता है। लेकिन अगर ये रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो दिन साफ रहने का संकेत देता है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर एकाएक नीचे गिरता है, एकाएक गिरे तो संकेत है कि तूफान आंधी आ सकता है। अगर धीरे धीरे गिरे तो वर्षा आने का संकेत हो सकता है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो ये दिन साफ रहने का संकेत होता है। आगे बात करते हैं वायुदाब की पेटी। देखिए वायुदाब की पेटी कई प्रकार की होती है। जैसे पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। पहले ये देखिए कि जैसे तापमान और वायुदाब, तापमान और वायुदाब में बिल्कुल अपोजिट संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये अक्षांश है 0 डिग्री। यहाँ पर तापमान साल भर अधिक होता है, इसलिए यहाँ तापमान इसलिए वायुदाब यहाँ हमेशा कम होती है। तापमान अधिक होना मतलब वायुदाब कम होना। अब देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक वायुदाब का विस्तार जो है उसे निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर एरिया कहते हैं। हालांकि ऋतु के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर साल भर चमकता है लंबवत, इस कारण से यहाँ पर वायुदाब निम्न होता है। देखिए होता क्या है कि ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है और 10 डिग्री उत्तर दक्षिण, यानी सूर्य कभी होता है उत्तरायण, कभी होता है दक्षिणायन। ठंड में देखेंगे सूर्य तिरछा पड़ता है, इस कारण से ठंडी पड़ती है। कारण ये सूर्य इस समय यहाँ आ जाता है और गर्मी के समय यहाँ आ जाता है, इस कारण से काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण सूर्य खिसकता रहता है, इस कारण से इस इलाके में लो प्रेशर एरिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब धूप पड़ता है तो हवाएं गर्म होती है। जब हवाएं गर्म होती है तो हवाएं हल्की हो जाती हैं और हल्की हवाएं ऊपर उड़ती है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन हल्की हवाएं ऊपर रहती है। तो हवाएं जब हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद यह गिरेगी कहाँ? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। और इसी हवा से इस इलाके में वर्षा होती है। इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसे कहेंगे संवहनीय वर्षा कहेंगे, जो कि हवा से आएगा, ठीक है। इस कारण से जो भूमध्य रेखीय इलाका है वहाँ पर दिन के 12 बजे तक काफ़ी धूप पड़ेगा और 12 बजे के बाद बिल्कुल वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। इसलिए जो भूमध्य रेखा के आसपास देश है वहाँ तापमान भी खूब पड़ता है, वर्षा भी खूब होती है। आप देखिए ब्राज़ील का, कांगो का, सिंगापुर का, इन सभी इलाकों में बहुत अधिक वन है, जंगल है, घने जंगल है। कारण यही है कि वर्षा भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है ये आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच रहता है, ठीक है। और इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। एक कहानी चलता है कि एक बार जलयान जा रहा था और उसमें घोड़ा भरा हुआ था। जब उसकी गति मंद पड़ गई जलयान का तो क्या हुआ कि जहाज़ बढ़ना मुश्किल हो गया। तो जहाज़ के मालिक ने घोड़े को पानी में उतार दिया और जहाज़ को आगे बढ़ाया। इसी कारण से इसका नाम पड़ा अश्व अक्षांश। तो 30 से 35 को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। एक और बात, जो 0 से 10 डिग्री का अक्षांश है उसे डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। कारण ये है कि यहाँ जब हवा बहती है वो ऊपर उठ जाती है, नीचे हवा का प्रभाव दिखता नहीं है, इस कारण से इसको शांत पेटी कहते हैं। आगे उपध्रुवीय लो प्रेशर यानी जो ध्रुव के पहले इलाका, तो ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश का इलाका होता है उत्तर दक्षिण ध्रुव गोलार्धों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्रुवीय पवन, जो ध्रुवों की ओर से पवन आती है, इस कारण से यहाँ पर तापमान तापमान बढ़ जाता है। इस कारण से यहाँ प्रेशर कम जाता है। अब बात करते हैं उच्च वायुदाब की पेटी ध्रुव वलय। ध्रुव वलय आप समझते हैं कि सूर्य का किरण कम पहुंचता है, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। इस कारण से ध्रुवों के पास हाई प्रेशर एरिया पाया जाता है। तो देखते हैं ग्राफ पे इसको। देखिए ये आपका धरती है,
ये आपका होगा 0 डिग्री अक्षांश। तो इसके ऊपर 10 ऊपर 10 नीचे, ये होगा भूमध्य रेखीय लो प्रेशर। यहाँ पर 30 से 35 हो गया, ये होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि ये वाला आपका एरिया यहाँ से जो हवा बहेगा इस पर गिरेगा। ठीक है, ये हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उसके बाद 66 और 65 के आसपास जो है ये दोनों गोलार्ध में, इसे कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और जो अंत में दिख रहा है यहाँ वाला, ये हो गया ध्रुवीय हाई प्रेशर की पेटी। तो ये 4 पेटियां धरती पर पाई जाती है वायुदाब की दृष्टि से। ये भूमध्य रेखा और ध्रुव वाला ये तापमान के कारण होता है। यहाँ तापमान अधिक है तो प्रेशर लो है, और यहाँ तापमान कम है तो प्रेशर हाई है। जबकि ये दोनों जो पेटियां हैं ये पवन के कारण हैं। यहाँ से हवा उठ के यहाँ आती है तो तापमान घट जाता है, इस कारण से प्रेशर हाई हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इधर से हवा तो बहती नहीं है, इधर से उतना हवा बहता है, इस कारण से यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, सॉरी तापमान यहाँ तक बढ़ जाता है, तो यहाँ प्रेशर लो हो जाता है। तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। आगे बात करते हैं पवन का। गतिशील हवा के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, यानी हवा जब सीधा चलेगा उसे पवन कहेंगे, लेकिन हवा जब चलेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसे कहेंगे वायुधारा। हवा जो है वह पृथ्वी के रोटेशन के कारण प्रभावित होता है। एक और कारण है कोरियालिस बल, इसी को कहते हैं फेरल का नियम, क्योंकि सबसे पहले इसी साइंटिस्ट ने इसको साबित किया था, इसलिए फेरल्स लॉ भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण में प्रवेश करती है तो हवा दाईं ओर मुड़ जाती है, और जब हवाएं दक्षिण से उत्तर में आती है तो हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी के अनुसार नदियां या समुद्र की धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी जब ये अगर पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो अगर हवा यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक है, तो अगर ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो इधर आएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अगर हवाएं ऐसे जा रही हैं तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। इसी को कहते हैं फेरल का नियम, या इसी का नाम है कोरियालिस बल। आगे बात करते हैं, एक थे वैज्ञानिक बाइस बैलेट। इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार अगर कोई हवा चल रही है, अगर हम हवा की दिशा में पीठ की ओर खड़े हो जाएं तो हवा हमसे टकराएगा और बाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे पहले साबित किया था। आगे ब्यूफोर्ट स्केल। देखिए, इस स्केल का प्रयोग हम वायु के मापन के लिए करते हैं कि कितनी गति से हवा चल रही है। सबसे पहले 1805 में सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने साबित किया था। हालांकि 1926 में इसमें आंशिक बदलाव किया गया। इस स्केल में अगर हवा 0 मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही, उसको शांत कहते हैं। जब हवा 15 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो इसे कहेंगे 1.5 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे सामान्य वायु कहेंगे। उसी प्रकार 13 से 20 की गति से चलेगी, उसे मंद समीर कहेंगे। लेकिन जब ये हवा की गति बढ़ते बढ़ते अगर 121 किमी पर घंटा से अधिक होता है, उसी को हरिकेन कहते हैं, उसी को टोर्नेडो, साइक्लोन कहेंगे, जिसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम मिलता है। भारत में इसको चक्रवात कहते हैं, और जब जाएंगे चीन तरफ में तो टाइफून कहेंगे, वही अमेरिका में इसको कहते हैं टोर्नेडो कहते हैं, और वही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। वो आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, हवाएं जो पृथ्वी पर है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जो साल भर चलता है एक दिशा में, जो एक समान गति से चलता रहता है। तो पहला है व्यापारिक पवन, इसी को कहते हैं सन्मार्गी पवन। ये जो हवा है यह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध में पाया जाएगा। ठीक है, और इस एरिया में सबसे अधिक व्यापार होता है जहाजों से, इसलिए इसको व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे कहेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, और दक्षिण गोलार्ध में कहेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। दक्षिण पूर्वी क्यों कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्यों कहते हैं? ये जो हवा है यहाँ से ऐसे आता है और ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर और इधर से पूरब है, तो ये उत्तर पूर्व के बह रहा है, इसलिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन।
और ये दक्षिण की ओर बहता है, इसलिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं इसको। प्राचीन काल में इसी के सहारे पाल वाले जहाज से व्यापार होता था, इस कारण से इसको व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। जब महासागर के पूर्वी गोलार्ध में व्यापारिक पवन समुद्र धारा से जब टकराता है तो क्या होता है कि महाद्वीप के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिम भाग सूखे रह जाते हैं। इसलिए किसी भी महाद्वीप का देखेंगे तो जो पूर्वी भाग है वहाँ काफ़ी वर्षा होगी और पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होता है। सेकंड पवन है पछुआ पवन। देखिए, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी अर्थात 35 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ये बहता है, दोनों गोलार्ध में चलेगा, इसका नाम है पछुआ पवन। इसको हम उत्तर गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बहता है और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बहता है। देखिए इसको, ये आपका बहेगा इधर, इस इलाके में, इस इलाके में बहेगा। ये कैसे बहेगा फिर से देखिए, एक बार देखिए, ये आपका 0, ये 30, ये 60, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बहता है, दक्षिण पश्चिम इधर से ऐसे बहेगा। यहां बात करें तो ये ऐसे बहेगा, ठीक है। तो दिशा देख सकते हैं, ये नीचे दक्षिण इधर पश्चिम ऐसे बहेगा उत्तर पूर्व की ओर, और ये आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम से बहता है दक्षिण पूर्व की ओर। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों का पश्चिम के बहाव अस्पष्ट होता है। यह अस्पष्ट बहाव उत्तरी गोलार्ध में विविध ऊंचावच से युक्त विशाल स्थल खंडों की उत्पत्ति और वायुदाब की विषमता के कारण होता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारा पर्वत पठार मैदान है, इस कारण से इसमें अंतर आ जाता है। अब ये जो पवन है इसको कई डिग्री अलग अलग डिग्री पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे 40 डिग्री पर इसका नाम है गरजता चालीसा, जब जाएंगे 50 डिग्री पर इसका नाम होता है प्रचंड पचासा, और जब जाएंगे 60 पे इसका नाम होता है चिकता साठा। तो अक्सर ये 40 डिग्री का पूछा हुआ है कि 40 डिग्री अक्षांश पे बहने वाले पवन को क्या कहते हैं, इसका नाम है गरजता चालीसा। ये जो पवन होती है उष्ण प्रदेश अर्थात गर्म क्षेत्रों से आती है, इस कारण से गर्म होती है, और जो कि जब समुद्र से टकराती है तो नमी आती है, इस कारण से महाद्वीपों के जो ईस्टर्न पार्ट है पूर्वी भाग वहाँ वर्षा होती है, पश्चिम भाग वहाँ वर्षा होगी, और जो ईस्टर्न पार्ट वहाँ पर सूखे रह जाते हैं, पूर्वी भाग सूखे रह जाते हैं। आगे बात करते हैं ध्रुवीय पवन। तो ये पवन जो होता है 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच बहता है। ये पवन ठंडी होती है और ध्रुवों के आसपास बहती है। आगे बात करते हैं स्थलीय पवन का खिसकना। देखिए, सूर्य जो है, ये अगर पृथ्वी है तो ये अक्षांश 0 डिग्री है, तो सूर्य हमेशा मतलब पृथ्वी खिसकता रहता है, इस कारण से पवन की पेटी भी खिसकती रहती है। ये 0 है, 10 डिग्री अक्षांश तक खिसक सकता है, 10 डिग्री उत्तर या दक्षिण। जब गर्मी का मौसम आता है, मतलब हम लोग चूँकि उत्तरी गोलार्ध में है तो हम लोग के लिए गर्मी का मौसम उत्तर के लिए जून जुलाई के आसपास होता है, और जब जाएंगे इधर दक्षिण की ओर तो वहाँ दिसंबर नवंबर में होता है मौसम गर्मी का। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो ये उत्तर की ओर खिसकता है, ठंडा का मौसम आएगा तो दक्षिण की ओर खिसकता है, ठीक है। इस कारण से पवन की पेटियाँ भी खिसकती हैं। जो 0 वाला है वो 10 तक जा सकता है, जो 30 का है वो 35 तक जा सकता है, जो 60 का है वो 65 तक जा सकता है, इसलिए पवन की पेटियाँ भी खिसकती रहती है। देखिए, जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर 5 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच वाले भाग को डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि हवा का प्रभाव यहाँ बिल्कुल कम होता है। 20 से जो 30 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी शीत ऋतु में डोल्ड्रम के इलाके में आ जाते हैं, इस कारण से ठंड के मौसम वहाँ पर वर्षा नहीं होती, सूखे रह जाते हैं, क्योंकि जब हवा नहीं चलेगा सूखा रह जाएगा। इस कारण से देखेंगे महाद्वीपों का जो पश्चिम भाग होता है सूखा रह जाता है, इस कारण से किसी महादेश के देखेंगे रेगिस्तान हमेशा पश्चिम भाग में दिखेगा। एशिया को देख लीजिए, भारत के पश्चिम भाग से शुरू करके रेगिस्तान सऊदी अरब ईरान तक फैला हुआ है। अफ्रीका में देखिए पश्चिम भाग वहीं पर रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम भाग वही रेगिस्तान है। आगे बात करते हैं कुछ और पवन के बारे में, जैसे एक है सामयिक पवन। ये क्या होता है कि मौसम के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। इसके अनुसार से मानसूनी पवन, समुद्री समीर, स्थल समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर बहता रहता है।
इसमें एक है मानसूनी पवन। ये मानसून शब्द अरबी भाषा के एक शब्द है मौसम, उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो ये क्या होता है कि साल भर मौसम के अनुसार चलती है। ये 6 महीने चलेगी स्थल से समुद्र की ओर, और 6 चलेगी समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, खासकर गर्मी के मौसम में, खासकर मार्च के बाद ये समुद्र से चलेगी स्थल की ओर, नमी भरी होती है, इस कारण से वर्षा होता है। और जब सितंबर का महीना होता है तो ये पुनः स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इस कारण से उस समय वर्षा नहीं होती है। अब देखें भारत के बारे में, तो जैसे ही मार्च का महीना आता है, जितनी पवन होती है वो स्थल की ओर बहना शुरू होती है, इस कारण से मई के आरंभ ही से वर्षा शुरू हो जाती है। लेकिन जब सितंबर की बात आती है तो ये पवन चलेगी स्थल से समुद्र की ओर, इस कारण से इसमें वर्षा नहीं होती है। लेकिन यही हवाएं जब बंगाल की खाड़ी पार करते समय आएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश चेन्नई तट पर, तो वहाँ पर वर्षा होती है। इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। आगे बात करते हैं समुद्री समीर स्थल समीर। देखिए जब सूर्य का तापमान बढ़ता है तो कुछ ही घंटों में स्थल भाग बुरा गर्म हो जाता है, लेकिन जलीय भाग बहुत देर तक ठंडा होता है। तो जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ की पवनें गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो समुद्र से हवा चलेगी। ठीक है, समुद्र से हवा चलेगी स्थल की ओर। जब समुद्र से हवा चलेगी उसे कहेंगे समुद्र समीर। ये होता है दिन के समय। ठीक है, समुद्र समीर होगा दिन के समय, क्योंकि दिन के समय तापमान धरती पर पड़ेगा, यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगे तो इस जो जगह खाली होगा उससे भरने के लिए ठंडी हवा दौड़ के आएंगी। उस समय ठंडी हवा आई कहाँ से, तो समुद्र से आएंगी। जस्ट रात में अपोजिट होता है। रात में तापमान जब घटा तो स्थल भाग ठंडा हो गया, लेकिन जलीय भाग अभी भी गर्म है। तो जब ये भाग गर्म है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो चलेगा हवाएं स्थल से, इसे कहेंगे स्थलीय समीर। ध्यान देंगे स्थल समीर की घटना होती है रात में, और जो घटना समुद्र समीर की वो होता है दिन में। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज इसे कहते हैं। इस कारण से ही जो समुद्री इलाके के शहर होते हैं वहाँ पर तापमान लगभग समान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे घाटी समीर और पर्वतीय समीर, सेम कंडीशन यहाँ पे है। सुबह के समय क्या होगा कि तापमान यहाँ पर पड़ेगा, तो ये इलाका गर्म हो जाएगा, तो हवाएं चलेंगी ऊपर की ओर, इसे कहेंगे घाटी समीर। जहाँ से हवाएं चलेंगी उसी की ओर नाम मिलता है, ये घाटी समीर कहलाएगा। लेकिन शाम के समय क्या होता है, ये दोपहर के बाद से कि सूर्य की किरण तिरछा पड़ती, ये भाग गर्म होता है और ठंडा रहता है, इस कारण से हवाएं चलेंगी ऊपर से नीचे की ओर, इसे कहेंगे पहाड़ी समीर। नेक्स्ट है स्थानीय पवन। तो ये पवन क्या होता है कि लोकल, जो किसी एरिया के टेम्परेचर के कारण या जो प्रेशर के कारण उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं लोकल पवन, या इसे कहेंगे स्थानीय पवन। तो इसका अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। जैसे चिनूक, ये कहाँ बहता है, तो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के आसपास ये हवा बहती है। इसी को हिमहारणी पवन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी हवा होती है, इससे शीतलहर जैसा प्रकोप दिखा जाता है। आगे सीमून, ये कहाँ बहता है, तो सहारा और अरब के मरुस्थल में। इसी को हम लोग धूल भरी या आंधी वाली हवा भी कहते हैं, जिससे देखने की क्षमता, मतलब इतना धूल होता है कि दिखता भी नहीं कुछ। आगे हरमटन, ये बहता है सहारा मरुस्थल में। इसी को कहते हैं डॉक्टर पवन, इसका नाम एक और है डॉक्टर पवन। तो कहाँ बहता है, सहारा में। आगे खमसीन, यहाँ लिखा है शमसीन, ये बहता है मिस्र में। गिबली लीबिया में, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। नॉर्वेस्टर, ये बहता है न्यूजीलैंड में। लू, ये बहता है भारत पाकिस्तान में। ब्लिजार्ड, ये बहता है कनाडा और अमेरिका में। ब्लिजार्ड को हम लोग बर्फ की आंधी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी हवा होती है ये। आगे पैम्पीरो, पैम्पीरो बहता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। फिर फॉन, ये बहता है आल्प्स के पहाड़ी क्षेत्र में बहता है। और ये जो फॉन हवा का सबसे अधिक प्रभाव होता है स्विट्जरलैंड में। आगे जेठ धारा, ये क्या होता है जेठ धारा, देखिए पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में जब हवाएं बहुत तेज चलता है, उसी को जेठ धारा कहते हैं। सबसे पहले से खोजा रोस्बी नामक वैज्ञानिक ने, इसी को रोस्बी धारा कहते हैं। हुआ यूं था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका का फाइटर जेट जा रहा था जापान पर गिराने एटम बम। जब जहाज जा रहा था तो जहाज की गति एकाएक बढ़ गई, और जब ऊपर वापस गिरा के आ रहा था तो बहुत मुश्किल से जहाज बढ़ रहा था। तो उस समय पहली बार इस जहाज के द्वारा इस हवा का खोज किया गया था। चूंकि इसका खोज जेट विमान से किया गया था, इसलिए नाम जेट धारा पड़ा। और चूंकि इसको सबसे पहले वैज्ञानिक कार्ल गुस्टाव रोस्बी ने साबित किया था, इसलिए इसको रोस्बी धारा भी कहते हैं। ये जो धारा होती है बहुत तेज चलती है। यह पृथ्वी का एक चक्कर मुश्किल से
24 घंटे में लगा लेता है, यानी 24 घंटे में 1/5 दूरी पृथ्वी का ये तय कर लेता है। बहुत तेज चलता है, गति इसकी है। इसका महत्व क्या है जेट धारा का? तो जेट धारा क्या करता है कि समताप में बहती है, और नॉर्मली ये एरोप्लेन को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन कभी कभी असर पड़ता है। तो समताप मंडल में उजले बिल्कुल चमकीले चांदी की तरह दिखते हैं बादल, इसी को हम लोग नॉक्टी ल्यूटेंट कहते हैं, जो बादल बनते हैं उसको। कभी कभी वायुयान जब चलता है, तो जब जेट धारा की गति कम होती है और कुछ नीचे आ जाता है, तो वायुयान में बैठे व्यक्ति इसका फीलिंग कर सकते हैं। उस समय क्या होगा कि वायुयान में एकाएक फीलिंग आएगा, लगेगा कि कोई जर्क लगा है, और उसमें थकान जैसा फीलिंग होता है। तो जेट धारा का इंपॉर्टेंस ये सब है। तो आज इतना ही है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।